हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि एमसीसी की वेबसाइट पे नीट पीजी का काउंसलिंग शेड्यूल अपलोड हो चुका है। कुछ 8 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक काउंसलिंग का राउंड 1 होगा, ऑल इंडिया काउंसलिंग का। और उसके बाद में आप अपनी पसंदीदा ब्रांचेस उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी के हिसाब से आपको ब्रांचेस दी जाएंगी। अब इस सिचुएशन पे आके बच्चों के साथ क्या होता है कि डिसीजन फटीग आ जाती है। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आप अगर कि कौन सी ब्रांच लेनी है, कौन सी ब्रांच आपके लिए है या नहीं है, जगल कर रहे हैं आप 2-3 ब्रांचेस के बीच में। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बिकॉज मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है। आई हैव गिवन 10 पॉइंट्स इन दिस चेकलिस्ट। उसके अकॉर्डिंगली आप नैरो डाउन कर सकते हो अपनी पॉसिबिलिटीज को। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक डिस्क्लेमर मैं सबसे पहले देना चाहती हूँ इस वीडियो में। सबसे बड़ा आपका पैशन है। अगर आपके अंदर पैशन की आग है ना, वो वाली जो किसी ब्रांच के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, तो आप प्लीज उसी को फॉलो कीजिएगा। आप चाहे मल्टीपल ड्रॉप्स ले लीजिएगा। मैं एज ए करियर काउंसलर आपको थोड़े से कुछ अपने ओपिनियंस देना चाहती हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कौन कौन सी चेकलिस्ट को देखती, कौन कौन सी कैलकुलेशंस लगाती, उसके बाद मैं कोई ब्रांच सिलेक्ट करती। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट मुझे लगता है वो ये कंसीडर करना है कि आप सर्जिकल पर्सन हो या नहीं हो। मान लीजिए आपका पैशन एमडी मेडिसिन का, तो आपको एमडी मेडिसिन नहीं मिलती है, सो यू कैन इजीली टेक एमडी पीडियाट्रिक्स। अगर वो भी नहीं मिल रही और अगर आपको एक्सक्लूसिवली मेडिसिन साइड पे ही वर्क करना है तो आप पल्मनरी मेडिसिन ले सकते हैं या फिर फैमिली मेडिसिन भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। तो आप समझ रहे हैं ना, लगभग मिलती जुलती ब्रांचेस मैंने आपको कुछ बता दी हैं कि अगर आपका वो पैशन था वो अचीव नहीं हो पाया है तो आप बाकी सब ब्रांचेस को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नॉन सर्जिकल पर्सन हो, आपको सर्जरीज बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड अगर आप एनेस्थीसिया को करना चाहते हो चूज, तो एनेस्थीसिया बहुत अच्छी ब्रांच है, नॉन सर्जिकल है, प्रोसीजर्स हैं, लेकिन प्रोसीजर्स तो मेडिसिन में भी होंगे ना, तो नॉन सर्जिकल ब्रांच ही है ऑलमोस्ट एनेस्थीसिया, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ठीक है, सर्जरी के साथ साथ मुझे ओपीडी स्किल्स भी आने चाहिए, तो आपको एक चीज कंसीडर करनी पड़ेगी कि ओपीडी प्लस सर्जरी वाली ब्रांचेस कौन कौन सी है। गायनी ऑप्स अच्छी ब्रांच है जहाँ पे ओपीडी का भी बहुत अच्छा स्कोप है और सर्जरीज का तो बहुत अच्छा स्कोप है ही। अब ईएनटी को ले लीजिए, ईएनटी में भी सर्जिकल स्कोप तो है ही है। इसके अलावा आपको ओपीडी केसेस भी देखने को मिल जाते हैं ठीक ठाक। कंपैरेटिवली उतने नहीं होंगे जितना एक मेडिसिन का डॉक्टर या गायनी ऑप्स का डॉक्टर देखेगा ओपीडी केसेस को, लेकिन कंपैरेटिवली कम होंगे उससे, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि ज्यादातर एक्सक्लूसिवली सर्जिकल ब्रांच है ईएनटी। तो ये चीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वर्सेटैलिटी। क्या जो आप ब्रांच चूज कर रहे हो उसका करियर टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में ही है या फिर पेरिफेरल रिमोट एरियाज में भी है, ये चीज आपको कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मान लीजिए किसी ने एमडी गायनी ऑप्स करी है, ठीक है, तो उसका स्कोप टीयर 1 टीयर 2 में भी होगा और उसका किसी पेरिफेरल रिमोट एरिया में भी उतना ही स्कोप होगा। उस ब्रांच की सीएचसी में वैकेंसी होनी चाहिए, उस ब्रांच की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में वैकेंसी होनी चाहिए, उस ब्रांच की स्टेट हॉस्पिटल्स में वैकेंसी होनी चाहिए। या फिर मैं बात करूं कि अगर प्राइवेट भी आप बैठ रहे हैं तो आप फिर भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं उस ब्रांच से। तो इस तरह से आप नैरो डाउन कर सकते हो कि कौन सी ब्रांच ज़्यादा जर्नलाइज्ड है, कौन सी चीज़ लोगों को ज़्यादा चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या फिर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है तो वहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस के डॉक्टर वहाँ पे हमेशा मिलेंगे आपको। वो होगा एक सर्जरी पर्सन, एक फिजिशियन, एक गायनिकोलॉजिस्ट होंगी, उसके बाद एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होगा, और उसके बाद ईएनटी और ऑप्था भी मैंने देखे हुए हैं और पीडियाट्रिशियंस भी मैंने देखे हुए हैं एक सीएचसी में। लेकिन आपको पैरा क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल वाला अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल ही एग्जॉटिक ब्रांच चूज करते हैं, जैसे एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जैसे आप मान लीजिए आपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजी को एज एन एमडी करियर चूज किया है, तो आप पेरिफेरी में सेटल होने का नहीं सोच सकते, ना ही अपना खुद का सेटअप लगाने के लिए सोच सकते हैं। इसमें तो प्राइवेट का तो स्कोप नहीं है उसमें इतना, लेकिन अगर आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हैं वो भी आपको टीयर 1 टीयर 2 सिटी में मिलेगा। इस तीसरा पॉइंट है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। अगर आप मान लीजिए कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है एमडी करने के बाद और आप तलाश रहे हैं कि आपकी कहीं एम्प्लॉयमेंट हो जाए, तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि कौन सी ऐसी एमडी डिग्रीज हैं जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जिनकी वैकेंसी हमेशा रहती है। वन थिंग आई नो फॉर श्योर कि मेडिसिन पीपल आर इन हाई डिमांड एंड सर्जरी पीपल आर इन हाई डिमांड, देन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आर इन हाई डिमांड।
और भी 2-3 फील्ड्स हैं जो बहुत हाई डिमांड में रहते हैं कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में। जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल का बिजनेस मॉडल होता है वो रन करता है इन पेशेंट सर्विसेज पे। समझ रहे हैं आप, मतलब अगर आईसीयू में कोई पेशेंट है उन्हीं से उनका रिवेन्यू जनरेट होता है, उसके अलावा या फिर इन पेशेंट किसी को एडमिटेड पेशेंट है तो उसी से उनका रिवेन्यू जनरेट होता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए, वैसी ब्रांचेस जिसमें एमरजेंसीज नहीं है या फिर ऐसी ब्रांचेस जहाँ पे पेशेंट के वार्ड्स में नहीं रह रहे, उन ब्रांचेस का थोड़ा स्कोप कम है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में कंपैरेटिवली। लेकिन एमडी डर्मेटोलॉजी के बाद आपको खुद की प्राइवेट प्रैक्टिसेस में ज़्यादा फायदा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल। हम सभी को पता है कि अगर डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली हु इज़ द विनर हेयर? ऑब्वियसली वी। अब मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको अपने स्टेट हॉस्पिटल्स में ऐसे अनसैचुरेटेड एरियाज ढूंढने हैं जहाँ पे एमडीज है ही नहीं, जहाँ पे सिर्फ मेडिकल ऑफिसर्स काम कर रहे हैं और कोई है ही नहीं है, या फिर जेआरस काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे ना कोई एसआर है ना कोई एसोसिएट प्रोफेसर है, ऐसे ही वो डिपार्टमेंट चल रहा है किसी तरीके से। आपको ऐसे डिपार्टमेंट्स ढूंढने हैं, और ऐसे डिपार्टमेंट्स होते ही होते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में। मैं आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ, बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं मेरे एरिया में, जम्मू कश्मीर में, जिसके एमडीज हैं ही नहीं, और उनकी अगर एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी हर साल निकलती है स्टेट पीएससी में, एंड हार्डली 3 या 4 लोग अप्लाई करते हैं। कैन यू बिलीव इट? सैचुरेशन का और अनसैचुरेशन का प्रिंसिपल यहाँ पे रोल प्ले करता है। जैसे मैंने डिस्कवर किया है कि एमडी फोरेंसिक का कोई कैंडिडेट्स है ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में। हार्डली 3 या 4 बंदे उसका फॉर्म भरते हैं, और हार्डली किसी ने उसमें एमडी करा होता है फोरेंसिक मेडिसिन में, और हार्डली किसी ने एसआरशिप की होती है 2 साल के लिए। तो जो बंदा इंटरव्यू देता है ऑब्वियसली उसका सिलेक्ट होना बनता ही है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। तो आप भी डेफिनेटली ऐसे एरियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी स्टेट में। फॉर एग्जांपल एमडी बायोकेमिस्ट्री की यहाँ बहुत कमी है। एमडी बायोकेमिस्ट्री में स्टेट में कोई भी पीजी नहीं होती है, और बाहर से कोई हार्डली करके आता है। साइकेट्री हॉस्पिटल में भी बहुत वैकेंसीज हैं एसआर वगैरह की, लेकिन वहाँ पे कैंडिडेट्स नहीं है, सिर्फ एमओ के सिर पे हॉस्पिटल वो चलता है। और ऑब्वियसली वहाँ एचओडी एसोसिएट प्रोफेसर्स वगैरह हैं, लेकिन बात यह है कि वहाँ पे जो बाकी स्टाफ है जो नाइट ड्यूटीज वगैरह देता है वो एमओज ही देते हैं। और जो चेस्ट डिजीज का हॉस्पिटल है वहाँ पे भी एमओज नाइट्स वगैरह दे रहे होते हैं, वेयर ड्यूटीज वगैरह दे रहे होते हैं। ऐसी कोई ना कोई लूप होल रह ही जाता है हमारी पूरी स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में, जहाँ पे वैकेंसीज होती हैं लेकिन अप्लाई करने के लिए अप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इज पेशेंट कम्युनिकेशन एंड वायलेंस इश्यूज इन हॉस्पिटल्स। अगर आपको पेशेंट कम्युनिकेशन नहीं है पसंद तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोर क्लिनिकल ब्रांचेस ना लीजिए। अगर आपको वायलेंस इश्यूज पसंद नहीं है या फिर एमरजेंसीज आपको मैनेज करना नहीं पसंद है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन ब्रांचेस के साथ जा सकते हैं। आपको स्क्रीन पे कहीं शो हो रहा होगा। नेक्स्ट इज द वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोर क्लिनिकल ब्रांचेस में आपको कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलता। तो आप सोचिएगा भी मत कि आपको 3 सालों में या फिर एसआरशिप में भी आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाएगा। आपको रगड़ा खाना है तो भाई खाना है, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें वर्क लाइफ बैलेंस हो तो आप एमडी रेडियोलॉजी, एमडी रेडियोथेरेपी भी अच्छा है, एमडी डर्मेटोलॉजी अच्छा है। Pre and paraclinical branches are also good in that context, and MD ophthalmology is also good, MD ENT is also good when it comes to work life balance। आपको अगर बर्नआउट जल्दी हो जाता है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप इतनी देर इस चीज़ को परस्यू कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट जर्नलाइज्ड कोर क्लिनिकल ब्रांचेस। इफ यू आर रेडी टू टेक द रिस्क देन यू विल बी रिवार्डेड द मोस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज लिटिगेशन। सो लिटिगेशन क्या है? जब आपके ऊपर कोई कार्रवाई उठाता है कि आपकी वजह से हमारे पेशेंट को नुकसान हुआ है, हमारे पेशेंट की जान गई है, कोई कॉम्प्लिकेशन आपकी वजह से हो गई है, उसके लिए आपके ऊपर केस चलते रहते हैं सालों सालों। क्योंकि मे भी आपने पेशेंट की हित में सब कुछ किया होगा, पेशेंट के बेनिफिट के लिए सब किया होगा, फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाती है तो आपको लोग कोर्ट केस आप पे कर देते हैं, आपको कोर्ट में घसीटते हैं। तो उन चीज़ों से मुझे खतरा लगता है थोड़ा। तो सबसे ज़्यादा मसला जो लिटिगेशन का रहता है वो भी इन कोर क्लिनिकल ब्रांचेस में रहता है। सबसे ज़्यादा तो मैं बोलूँगी जिसमें एमरजेंसीज होती हैं या फिर कोई सर्जिकल इंटरवेंशन इन्वॉल्व हो रही है उस फील्ड में, तभी लिटिगेशन का मसला सबसे हाईएस्ट रहता है। उस बात करूं अगर पैरा और प्री क्लिनिकल ब्रांचेस की तो इतना मसला उसमें नहीं है। अगर आप रेडियोलॉजी या डर्मेटोलॉजी की बात करें तो उसमें भी इतना इश्यू कोई है नहीं है
फिलहाल आई नो अ गायनेकोलॉजिस्ट, अ वेरी फेमस गायनेकोलॉजिस्ट हु वाज स्यूड इन द कोर्ट, क्योंकि उसकी क्लिनिक में जिस पेशेंट का डिलीवरी हुआ था वो बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित था, और क्योंकि वो पेशेंट जो था वो एंटीनेटल चेकअप इन्हीं गायनेकोलॉजिस्ट से करवा रहा था, तो गायनेकोलॉजिस्ट ने एज पर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट उस पर एक्ट किया कि हाँ आपका बच्चा नॉर्मल है, कोई ट्राइसोमी जैसा कोई खतरा नहीं है। लेकिन बच्चा जब डाउन सिंड्रोम लेके पैदा हुआ तो उसके बाद में लोगों ने उन्हीं को स्यू किया कि आपकी वजह से हमारा बच्चा खराब हुआ है। तो दैट वाज वेरी हॉरिबल सिनेरियो टू बी ऑनेस्ट। लेकिन कसूर उस रेडियोलॉजिस्ट का था बेसिकली, जिसने वो रिपोर्ट बनाई थी, क्योंकि उसी को सारे पैरामीटर्स देखने थे जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं, नकल ट्रांसलूसेंसी वगैरह वाले। तो उसने मे बी उसने चेक ना किया हो, या फिर मे बी उसने टारगेटेड अनोमली स्कैन जो कराते हैं 5वें महीने में वो ना कराया हो। तो लेकिन फंसा कौन? फंसा तो गायनेकोलॉजिस्ट ना। उन लोगों को आप कैसे कंप्रीहेंड करोगे ये चीज़? तो इस चीज़ का मसला थोड़ा रहता है इन फील्ड्स में। नेक्स्ट, प्राइवेट सेटअप। अगर आप प्राइवेट सेटअप करना चाह रहे हैं अपनी एमडी के बाद, तो इन्वेंट्री में कितना खर्चा आएगा वो चीज़ भी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप मान लीजिए एमडी रेडियोलॉजी कर लेते हैं और आप अल्ट्रासाउंड की मशीन खरीदना चाहते हैं, अपना खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर खोलना चाहते हैं, तो आई थिंक वो अफोर्डेबल प्राइस में बंदा खोल भी लेता है, बिकॉज आई थिंक इट कॉस्ट इज अराउंड 20 to 25 लाख, है ना। इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होने वाला इसमें। जैसे मैंने पहले एग्जांपल देके समझाया था कि अगर आपने एमडी रेडियोथेरेपी की है और अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं, तो रेडियोथेरेपी की मशीन्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। एक सिंगल बंदा नहीं कर सकता है स्टार्टअप। तो स्टार्टअप करने के लिए आपको 3-4 लोगों से मदद लेनी पड़ेगी, फिर उनको इक्विटी देनी पड़ेगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी फ्रॉम हाई प्रोफाइल बिजनेस फैमिली टू इवन थिंक अबाउट दैट। एंड सेम गोज फॉर एनेस्थीसिया ऑल्सो। अगर आप खुद का आईसीयू सेटअप करना चाहते हैं तो अगेन वेरी एक्सपेंसिव। तो आप कॉरपोरेट में ही बेटर हैं अगर आपके पास इन्वेंट्री के लिए पैसे नहीं है तो। कंपेयर टू द ब्रांचेस जिनको सिर्फ एक केमिस्ट की दुकान चाहिए और वहाँ पे एक बोर्ड चाहिए लिखा हुआ। बात करूँ मैं पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस की, तो आप नोटिस कीजिए कि पैथोलॉजी लैब खोलने में भी कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि बहुत करोड़ का कोई खर्चा आने वाला है। आप खुद की सर्विसेज खोल सकते हैं, खुद के डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हैं, ब्लड वर्क कर सकते हैं इजीली। बायोकेम का अगर आप कोई बायोकेमिस्ट्री लैब खोल रहे हैं फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप अफोर्ड कर सकते हैं वो चीज़। माइक्रोबायोलॉजी इवन अफोर्ड कर सकते हैं आप लोग कोई लैब खोलना चाहते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिस्क ऑफ क्वैकरी। नाउ क्वैकरी क्या है? जितने भी अनक्वालिफाइड लोग एलोपैथी मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग सारे क्वैक्स हैं। तो मेडिसिन वालों को थोड़ा खतरा रहता है क्वैकरी से। तो जब तक कोई बहुत इंट्रिकेट इंटरवेंशन इन्वॉल्व नहीं हो रही ना, तब तक वो ब्रांच बहुत ही ज़्यादा रिस्क पे है, मतलब थ्रेट पे है फ्रॉम ऑल दोज क्वैक्स। आप खुद नोटिस कीजिए, क्या कोई बंदा किसी क्वैक के पास जाएगा? अगर उसकी आंख का कैटरैक्ट उसको निकलवाना है तो वो किसी क्वैक के पास जाएगा, वो बोलेगा कि हाँ मेरी आंख में मोतिया उतर गया है, मेरा प्लीज़ आंख का मोतिया बाहर निकाल दो आप। वो किसी भी रैंडम पर्सन के पास जाके अपनी आंख का कबाड़ा नहीं कराने जाएगा, क्योंकि वो ऐसा इंट्रिकेट प्रोसीजर है जो सिर्फ आपको ही आता है, आपको ही बस नॉलेज है उस चीज़ की। तभी तो आपने देखा होगा कि एमडी मेडिसिन के बाद भी लोग डीएम कर रहे हैं। तो आप खुद ही नोटिस कर लीजिएगा कि वो कैसे अपने आप को सुपर स्पेशलाइज्ड करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव बनना चाहते हैं वो लोग, या फिर कुछ लोग फेलोशिप्स कर रहे हैं तो वो लोग एक्सक्लूसिविटी के लिए कर रहे होते हैं। बात करूं कि एमडी डर्मेटोलॉजी की, सबसे ज़्यादा थ्रेट मुझे लगता है कि एमडी डर्मेटोलॉजी को है इस टाइम पे। मैंने इतने सारे होम्योपैथ ग्रेजुएट्स को देखा है, बीडीएस ग्रेजुएट्स को देखा है जो 6 महीने या 1 साल का एस्थेटिशियन या फिर कॉस्मेटोलॉजी का डिप्लोमा कर लेते हैं या फेलोशिप कर लेते हैं या फिर ट्राइकोलॉजी में फेलोशिप कर लेते हैं। उसके बाद वो खोल लेते हैं अपना क्लिनिक and they start competing with the MD dermatologist, and which is totally wrong. I have no idea whether any legal battle is going on between them or not, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बता रही हूँ कि आपको ऐसे रिस्क आ सकते हैं कल को। मैं बोलूँगी कि अगर MD डर्मेटोलॉजी में कोई स्किन डिसऑर्डर है तो वो चीज़ किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट को या एस्थेटिशियन को नहीं आएगी। मे बी उनको बोटॉक्स और लिप फिलर्स वगैरह करने आते होंगे, लेकिन जो डिसऑर्डर्स हैं जैसे सोरियासिस है, फंगल इन्फेक्शंस हैं, स्केबीज है, पैम्फिगस है, ये चीज़ें वो
क्वैक्स ट्रीट नहीं कर पाएंगे कभी, तो आप उस साइड से थोड़ा सेफ होते हो। दे आर ऑफरिंग लेजर हेयर रिडक्शन एट वेरी चीप प्राइसेस, और इतने सारे सेशंस, इतने ज़्यादा डिस्काउंट कूपन्स चला के ये लोग अपने क्लिनिक सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, और दे आर नॉट इवन क्वालिफाइड इनफ फॉर इट, लेकिन फिर भी ये लोग कर रहे हैं, दे आर किलिंग द गेम। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको अवेयर ही कर सकती हूँ इस चीज़ के लिए। लास्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज मनी। पैसा मैटर करता है। आप मुझे कैलकुलेटिव बोल लीजिएगा, आप मेरे को ग्रीडी बोल लीजिएगा, लेकिन मैं अपने दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आपने जितनी मेहनत की है MBBS में, आपको उसका पूर्ण रूप से उसका फल मिले। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी फील्ड है जिसमें आप सिर्फ एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हैं, गवर्नमेंट जॉब्स पे, तो आप कंपैरेटिवली अपने काउंटर पार्ट से कम कमा पाएंगे। जो लोग कॉरपोरेट सेटअप में काम कर रहे हैं या फिर प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनकी, तो उन लोगों से आप कंपैरेटिवली कम कमा पाओगे, लेकिन जॉब सिक्योरिटी और सारे जो पर्क्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर के, वो आपको मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब, like and share it, and I will see you next time. Bye bye.